हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 9 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मादा जनन तंत्र पढ़ के ख़त्म किया था। आज हम लोग अन्य जनन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पढ़ा दिया था। हम लोग पढ़े थे शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। आइए देखिए, नाम से पता चल रहा है oogenesis। आपको बताए थे जहाँ भी जेनेसिस वर्ड लगा रहेगा मतलब कुछ बन रहा है। तो oogenesis हम किसको कहेंगे? अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह लेते हैं? oogenesis यानी कि अंडजनन कह लेते हैं। आइए देखते हैं अंडजनन की प्रक्रिया क्या लिखिए। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। एज कम्पेयर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन के कंपेरिजन में ये जो अंडजनन होता है यानी कि oogenesis होता है ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। हम आपको बताए थे कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यौवनारंभ के बाद शुरू होता है, जबकि जो oogenesis होता है यानी कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया होता है या भ्रूण के दौरान ही बनना शुरू हो जाता है। यानी कि जब माँ के गर्भ में ही बच्चा रहती है उस समय क्या होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं अंडजनन के बारे में क्या लिखा है। यह एक परिपक्व मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अंडजनन कहते हैं। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान ही हो जाता है, यानी कि जब माँ के गर्भ में रहता है उसी समय से, और रजोनिवृत्ति पाके रुक जाता है। रजोनिवृत्ति मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं, जो कि 40 से 50 साल में हो जाता है फीमेल में। जबकि मेल में क्या होता है? शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूरे जीवन काल चलते रहता है। जब हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे वहाँ नर जनन तंत्र तथा मादा जनन चरण में अंतर आपको बताए थे, वहाँ लिखाए थे। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, विकासशील अंडाणु पुटक के अंदर होता है। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। हम बोले हैं जो विकसित हो रहा है अंडाणु यह एक पुटक के अंदर होता है। क्या होता है पुटक? आइए समझते हैं। ये नजर आ रहा है संरचना गेंद जैसा, इसी को हम लोग पुटक कहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है? अंडाणु का विकास होते रहता है। अब आइए समझते हैं हम इसका स्टेप कैसे कैसे विकास होता है। स्टेप यानी कि चरण, पाँव वाला चरण है। हम यहाँ स्टेप देखते हैं कि इस तरह से अंडाणु का निर्माण होता है यानी कि विकसित होता है। सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं, प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स। ये प्राइमरी फॉलिकल्स नजर आ रहा है। इसके ऊपर जो ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलोसा कोशिका का एकल परत, यानी कि एक परत है ये ग्रेनुलोसा लेयर का, इसको हम प्राथमिक कंडक कहते हैं। प्राथमिक पुटक आगे चल के विकसित करके बनता है क्या? द्वितीय कंडक। द्वितीय कंडक में क्या होता है? ये जो ग्रेनुलोसा सेल होता है इसका संख्या बढ़ जाता है। देखिए क्या लिखे, ग्रेनुलोसा कोशिका में वृद्धि, और इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं थीका प्रवारक। ये थीका आगे चल के और दो भाग में बढ़ जाएगा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। आइए फिर से देखिएगा, प्राथमिक पुटक है, ये विकसित होकर क्या बनेगा? द्वितीय पुटक यानी कि द्वितीय कंडक बनेगा। इस द्वितीय कंडक में क्या होगा? जो ग्रेनुलोसा का कोशिका है उसकी संख्या वृद्धि हो जाएगी और उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा जिसको हम लोग प्रावरक यानी कि थीका का नाम देते हैं। फिर द्वितीय कंडक से विकसित होकर क्या बनेगा? तृतीय पुटिका बनेगा, तृतीय पुटक बनेगा। द्वितीय कंडक नहीं होगा, ये द्वितीय पुटक। देन ये बनेगा क्या? तृतीय पुटक। अब देखिए इस तृतीय पुटक में क्या बदलाव होगा? इस ग्रेनुलोसा सेल की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम यानी कि गह्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है? तरल पदार्थ भरा होता है। उसके बाद ये जो थीका था ये थीका प्रवारक, ये दो भाग में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा थीका एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वाला लेयर, और एक लेयर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? थीका इंटरनल, अंत प्रवारक। देन इस तृतीय पुटक से अब मेच्योर होकर बनेगा ग्राफी पुटक। अब इस ग्राफी पुटक जब ये रेप्चर होगा, किस तरह से रेप्चर होगा हम आपको आगे बताएंगे। देन इस ग्राफी पुटक के टूटने पर यानी कि रप्चर होने के बाद अंडाणु रिलीज होगा। आइए फिर से समझते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं अंडजनन। अंडजनन क्या होता है? अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंडजनन कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि जो ये अंडक बनता है, अंडाणु बनता है, ये पुटक के अंदर विकसित होता है। तो ये क्या होता है? प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक डेवलप करके बनेगा द्वितीय पुटक, द्वितीय पुटक बनेगा तृतीयक, तृतीयक फाइनली जाकर बनेगा क्या? ग्राफीन पुटक। ये ग्राफीन पुटक क्या होता है? मेच्योर फॉलिकल यानी कि मेच्योर पुटक होता है। ये जब आगे चल के रप्चर करेगा तब यहाँ से क्या होगा? अंडाणु रिलीज होगा। तो देखिए तृतीय पुटक में क्या होगा? ये जो गह्वर बना था एंट्रम, जो ग्राफी पुटक होगा यानी कि ग्राफियन फॉलिकल, इसमें पूरी तरीका से ये रेड कलर का जो नजर आ रहा है पूर्ण रूप से विकसित गह्वर, ये क्या होता है? इसमें एक तरल भरा होता है। उसके बाद देखिए ये लेयर थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, समझ रहे हैं? अंदर वाला लेयर थीका इंटरना, बाहर वाला थीका एक्सटर्ना। अब हम देख रहे हैं ये जो सेकेंडरी साइट है यानी कि अंडाणु है, इसके ऊपर आपको रेड कलर का एक लेयर नजर आता होगा जिसको हम लोग कहते हैं जोना पेलिसिडा। ये ओ कोश की होता है जोना पेलिसिडा। इसका काम क्या होता है? सुनिएगा,
जब एक शुक्राणु इस अंडाणु को आके निषेचित कर देगा तो इसी जोना पेलुसिडा के लेयर में कुछ बदलाव होता है, केमिकल चेंजेज होता है, जो फर्दर क्या करेगा और किसी और शुक्राणु को निषेचित नहीं होने देगा। इसका कहने का मतलब है कि एक समय पर एक अंडाणु को सिर्फ एक शुक्राणु ही निषेचित कर सकता है। आपको हम बताएंगे अलग क्लास में कि दो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है। अभी यहाँ आपको समझना है कि ये जो जोना पेलुसिडा लेयर होता है ओकोस्की होता है, ये जोना पेलुसिडा लेयर सेकेंडरी साइड के ऊपर होता है यानी अंडाणु के ऊपर होता है। ये जोना पेलुसिडा क्या काम करता है, ये निश्चित करता है कि एक समय में सिर्फ एक शुक्राणु ही इस अंडाणु को आके क्या करेगा, निषेचित करेगा। नहीं तो क्या होगा, एक समय पर हम जानते हैं कि ढेर सारा शुक्राणु आता है, अगर एक से ज्यादा फर्टिलाइजेशन होगा तो एक से अधिक बच्चा होगा, वो हम अलग से आपको बताएंगे। ये जोना पेलुसिडा लेयर का काम याद रखिएगा, ये क्या करता है, जब एक बार एक शुक्राणु इसके पास आ जाएगा तो ये खुद में क्या करता है, केमिकल चेंजेस लाता है, जिससे फर्दर और शुक्राणु इसको निषेचित ना कर सके। ये क्या जोना पेलुसिडा लेयर है और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब क्या करेगा, ये जब ग्राफियन फॉलिका मैच्योर हो जाएगा देन ये होगा रप्चर। रप्चर मतलब फटेगा और यहां से क्या होगा, अंडाणु रिलीज हो जाएगा। अंडाणु रिलीज होने के बाद ये जो ग्राफियन पुटक नजर आ रहा है ये बदल जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। देन ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे आगे चल के डिजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम वहां से हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। हम आगे आपको पढ़ाएंगे ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन किस तरह से काम करता है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल मासिक चक्र में किस तरह से होता है, वहां आपको बताएंगे कि ये ग्राफिन पुटिका कब ये रप्चर हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है किस तरह से काम हो रहा है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं अंडाणु जनन के बारे में। अंडाणु जनन क्या होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं। ये फीमेल में होता है, सबको पता है। हम बोल रहे हैं कि अंडाणु जनन का जो शुरुआत होता है ये भ्रूण परिवर्धन यानी कि माँ के गर्भ में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि विकासशील अंडाणु का जो ये होता है वो कहाँ, पुटक के अंदर उपस्थित होता है। ये प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक विकसित करके द्वितीयक बनेगा, तृतीयक बन जाएगा ग्राफियन पुटक। ये ग्राफियन पुटिका आगे चल के रप्चर होगा, वहां से अंडाणु रिलीज होगा और कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है ये हम आगे बताएंगे। सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक साथ बढ़ा रहेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्राफियन पुटिका का स्टेप नजर आया है इसी को हम क्या करेंगे, फिगर में बना लेंगे। जी आपसे पूछा जाएगा, बताइए एक अंडाशय का आपको आरेखीय काट बताना, तो कुछ नहीं करना, इसी फिगर को हमको क्या करना, जैसे मान लीजिए फिगर है, इस फिगर के अंदर उठा के धर देना है। तो आइए आगे हम पढ़ लेते हैं, इसको लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अंडाशय का एक आरेखीय काट। उससे पहले एक टर्म लिख लीजिएगा, अंडोत्सर्ग क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा ओवुलेशन क्या होता है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मोचित, मोचित मतलब होता है क्या, निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। जिस तरह से हम लोग देखा था कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया देखा था, 3 स्टेप होता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन हम किसको बोले थे, जब शुक्रजनक नलिका से शुक्राणु बाहर निकल जाता तो उसको हम लोग क्या बोले थे, स्पर्मिएशन। ठीक उसी तरह से ओवुलेशन क्या होता है, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु को मोचित यानी कि निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कह लेते हैं। ये आरेखीय काट है। इससे पहले जो हम पढ़े हैं स्टेप ओजेनेसिस का, बस उसको हम क्या किए, फिगर में बना दिए। ये नजर आ रहा फिगर। अब देखिए यहाँ से हम समझना शुरू करते हैं। ये क्या है, मौलिक पुटिका, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहती है तो ये जो मौलिक पुटिका है ढेर सारा यानी कि मिलियनों यानी कि लगभग लाखों की संख्या में क्या होता है, बनता है। जब यौवना आरंभ आता है यानी कि जब प्यूबर्टी गेन हो जाता है फीमेल में, तो उस समय पर ये जो प्राथमिक पुटक है मात्र 60 से 80 हज़ार बच जाता है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप समझिएगा धीरे धीरे, पहले आप इधर ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं कि जब माँ के गर्भ में रहती है तो उस समय में क्या होता है, जो फीमेल फीटस होती है उसमें मिलियनों की संख्या में मौलिक पुटक यानी कि क्या लिखे, अंडजननी बनता है। अंडजननी मतलब जो अंडाणु बना सकता है। जब यौवना आरंभ आता है तो ये जो प्राथमिक पुटक है मात्र 60 से 80 हज़ार बच जाता है। इस 60 से 80 हज़ार प्राथमिक पुटक में से भी पूरा का पूरा अंडाणु नहीं बनता है। इसमें से भी क्या होता है, डिजेनरेट होते होते एक महिला पूरे जीवन काल में मात्र 400 से 500 अंडाणु बना सकती है। फिर से समझिएगा, अंडोत्सर्ग क्या होता है समझ गए हैं, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं अंडाशय का आरेखीय काट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंडाशय का एक आरेखीय काट बना है। हम जो इससे पहले अंडाणु जनन का स्टेप देखे हैं बस उसको क्या किया, फिगर में लाके पुट कर दिया है। ये मौलिक पुटक है, इससे बनेगा क्या, प्राथमिक पुटक। एक पर देखिए डिग्री है मतलब समझिएगा प्राथमिक। इससे आगे हम भी पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, तो नोट में यहाँ लिख लीजिएगा आप।
अगर 1 पर डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, प्राथमिक। अगर 2 पर देकर डिग्री है इसका मतलब द्वितीयक। अगर 3 पर देकर डिग्री है तृतीयक। ठीक इसी तरह से आगे रहेगा। तो ये प्राथमिक पोटक है, ये डेवलप करके क्या बनेगा, द्वितीयक पोटक, जिसमें बताए थे ग्रेनुलोसा सेल का नंबर बढ़ जाएगा। पीछे हम लिख दिए इसलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। उसके बाद क्या बनेगा, टर्सरी पुटक बनेगा। टर्सरी क्या बनेगा, ग्राफियन पुटक। अब ये जब ग्राफियन पुटक फटेगा तो क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा, यानी कि अंडाणु निकलेगा। ये आगे चल के क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटेम, जिसको हम पीत पिंड कहते हैं। धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, फाइनली ये कॉर्पस एल्विकस बन के विलुप्त हो जाएगा। अब ये नोट्स में जो लिखे हैं यहाँ पे आपको हम समझा लेते हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं पहला में कि मिलियन अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। ये लाइन क्या कह रहा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होती है, यानी कि फीटल लाइफ में होती है, उस समय क्या होता है, जो फीमेल फीटस होगी उसमें मिलियनों की संख्या में अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर बनेगा। अंडजननी मतलब क्या होता है, जो अंडाणु बना सकता है। आगे दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि जब आप योपनावरण यानी कि जब आप प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं, जवान हो जाते हैं, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक ये बच जाता है। बना था अंडजननी कोशिका कितना, बहुत ही ज्यादा संख्या में। जब आप प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं तो 60 से 80 हजार प्राथमिक पुटक बन जाता है। उसमें से भी क्या होता है, डिजेनरेट होते होते एक महिला पूरे जीवन काल में मात्र 400 से 500 अंडाणु ही उत्पन्न करती है। याद रख लीजिएगा, नोट में लिख दिए 1 पर देकर डिग्री मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मासिक चक्र क्या होता है। मासिक चक्र में हम देखेंगे कि अंडाशय में क्या परिवर्तन आता है, हम देखेंगे गर्भाशय में क्या परिवर्तन आता है। अंडाशय में नजर आ रहा किस तरह से विकसित होता है, हम इसी को पढ़ेंगे। हम देखेंगे गर्भाशय का हम 3 दीवार बताए थे, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बताइएगा मासिक चक्र के दौरान किस वाल में परिवर्तन होगा, कमेंट में बताइएगा। हम आपको बताए थे जो इसका इंडोमेट्रियम वाल होता है उसी में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, देन वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मासिक चक्र। आइए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अंडोत्सर्ग क्या होता है, हम जान रहे हैं अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। उसके बाद हम फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं कि किस तरह से अंडाणु डेवलप होता है। तो हम बोले ये है मौलिक पुटिका। ये मौलिक पुटिका आगे चल के विकसित होकर बनेगा प्राथमिक, से बनेगा द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं जो रेड कलर का, इसको हम एंट्रम बोले थे। उसके बाद ये क्या है, ग्राफी पुटिका। ग्राफी पुटिका में एक और इस पर लेयर बनता है सेकेंड ड्यू साइड के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोले थे, जोना पेलुसिडा का नाम दिए थे। जोना पेलुसिडा क्या होता है, वो कोष क्या होता है, इसका क्या काम होता है कि एक समय पर सिर्फ एक शुक्राणु को निषेचित करने का मौका देगा। एक शुक्राणु जैसे इसको निषेचित कर देगा इसमें आके, उसके बाद क्या करेगा, जोना पेलुसिडा लेयर अपने खुद के में कुछ केमिकल चेंज लाएगा जिससे दूसरा शुक्राणु उसको आके निषेचित नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, टूटेगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, यानी क्या अंडाणु निकल जाएगा इस ग्राफी पुटिका से। यानी आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज करता है। आगे पढ़ते हैं क्या काम करता है। यानी ये धीरे धीरे डिजेनरेट होगा, डिजेनरेट होकर कॉर्पस एल्विकस खत्म हो गया। तो समझ गए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मासिक चक्र के बारे में। आइए लिख लीजिए यहाँ तक। तो आइए अब हम आवर्त चक्र के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी आतर्व चक्र के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिए इसका ढेर सारा नाम है। क्या लिखे, आतर्व चक्र। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में इसको एमसी भी बोलते हैं। एमसी मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, एमसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसको हम आतर्व चक्र कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, मादा में जनन चक्र के दौरान जो परिवर्तन होता है, या सिंपल जनन चक्र को हम क्या कहते हैं, आतर्व चक्र कह लेते हैं। चक्र समझते हैं ना, जैसे आप लोग जल चक्र के बारे में सुने थे। बारिश हुई, फिर कंडेंसेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, पड़ जाएगा, फिर पानी, इसी तरह से बारिश होती रहती है। ठीक उसी तरह से महिला में क्या होता है, मासिक चक्र होता है। एक बार शुरू हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर खत्म हुआ, ये चलते रहेगा। कब तक चलता रहेगा जी, 50 साल के एज तक। 50 साल के बाद लगभग ये रुक जाता है। आइए हम समझते होता क्या है। तो देखिए क्या लिखे, मादा में जनन चक्र के दौरान परिवर्तन को या जनन चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, आतर्व चक्र या मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। इसका अलग अलग नाम देखिए यहाँ भी लिख दिए हैं। जैसे को ऋतुस्राव भी कहते हैं, या रजो धर्म भी कहते हैं, या मासिक धर्म भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब ये नाम आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या लिखे, 2 टर्म लिखे, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। याद रखिएगा, मिनार्क, मेनोपोज। इंग्लिश में तो और याद रखना आसान है। मेनोपोज, पोज मतलब क्या, रुक जाना। मासिक चक्र धर्म यानी कि मासिक धर्म का रुक जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपोज कहते हैं। कब हो गया, 50 साल के बाद ये लगभग रुक जाता है महिला में। जबकि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया मेल में पूरे जीवन काल होते रहता है। इसलिए आप देखिएगा कि बुढ़वा सब जब मन तब शादी कर लेता है, जबकि बुढ़िया ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक, तो रजोनिदर्शन क्या होता है, मीनार्क ऋतुस्राव या रजो धर्म का शुरू होना।
ऋतुस्राव, रजोधर्म, आतर्व चक्र, मासिक धर्म, माहवारी, सब एक के नाम है। सिर्फ यहाँ लिख दिए ताकि आपको याद रहे। तो क्या लिखे, ऋतुस्राव या रजोधर्म का शुरू होना, उसी को हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन। किस तरह से शुरू होता है वो आगे पढ़ेंगे। रजोनिवृत्ति याद रखिएगा। मासिक धर्म का रुक जाना, उसको हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि आवत जो आतर्व चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हम बार बार टर्म यूज करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप लोग समझ लीजिएगा। एमसी हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र का कौन कौन सा चरण है। तो देखिए मासिक चक्र में दो ही परिवर्तन हो सकता है, या तो गर्भाशय में परिवर्तन होगा या तो क्या होगा, अंडाशय में परिवर्तन होगा। तो उसी को तो पढ़ना है। आइए देखिए क्या लिखा है। मासिक चक्र में दो चरण होगा, एक होगा गर्भाशय घटना, एक होगा अंडाशय घटना। गर्भाशय घटना में क्या क्या होगा, ऋतुस्राव या ऋतुस्राव प्रवस्था यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज होगा, प्रचुरोदभवन प्रवस्था यानी कि प्रोलिफेरेटिव फेज होगा। क्या होगा सब पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले हार्मोन किस तरह से कंट्रोल करता है, देन मासिक चक्र पढ़ेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या होगा, स्रावी प्रवस्था। अंडाशय घटना में क्या क्या होगा, पुटकीय प्रवस्था होगा, ओव्यूलेटिव फेज होगा, ल्यूटियल फेज होगा। देखिएगा इसमें होगा क्या। सबसे पहले देखिए इधर क्या लिखे, ऋतुस्राव प्रवस्था मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है आप बताइएगा कमेंट में, कौन सा वाल टूटने लगेगा, इंडोमेट्रियम सॉरी गर्भाशय का, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम। तो याद रखिएगा इंडोमेट्रियम। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम का वाल होता है वो टूटने लगता है। जब टूटने लगेगा तो क्या होगा, वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ब्लीडिंग हो गया पहला अवस्था, 1 से लेकर के 5 दिन तक जनरली ये रहता है ऋतुस्राव अवस्था। इस समय पर क्या होता है, जो आपका प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम वाल होता है वो टूटने लगता है, जिसके कारण वहां से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग हो गया, अब क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या लिखिए, प्रचुरोदभवन और ये पुट के चरण, ये दोनों साथ साथ चलेगा। इस गर्भाशय घटना में क्या होगा, ये जो गर्भाशय का दीवार यानी कि इंडोमेट्रियम का वाल टूटा था, अब फिर से क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने के कारण जो आपका गर्भाशय का दीवार है ये क्या होगा, फिर से बनना शुरू हो जाएगा। और ये पुट की अवस्था में क्या होगा, जो अब आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करेगा, एफएसएच एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा। जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल, वहां समझेंगे। एक बार हम लोग थोड़ा पीछे चलते, वहां से आपको थोड़ा याद आ जाएगा कि हम पढ़ेंगे क्या। हम लोग शुक्राणु जनन में देखे थे किस तरह से हार्मोन कंट्रोल करता था। हम बताए थे कि आपको एक हाइपोथैलेमस होता है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा जीएनआरएच, वो किस पे काम करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, वहां से एफएसएच एलएच निकलेगा। सेम यहाँ है बस मैकेनिज्म, बस वहां हम देखे थे क्या सर्टोली सेल पे काम कर रहा था, मेल जर्म सेल पे काम कर रहा था, यहाँ सिर्फ बदल जाएगा। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल होगा तो आपका गर्भाशय का दीवार बनने लगेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा तो वो एफएसएच और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक देने के कारण ये जो पुटकीय प्रवस्था है, यहाँ पर क्या होगा, पुटिका एफएसएच और एलएच के प्रभाव से वृद्धि होने लगता है, यानी कि इसमें वृद्धि होने लगेगा, वृद्धि हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, वृद्धि होते होते जब 13वें दिन पाएगा, मोस्ट जो मैच्योर फॉलिकल है वो नजर आएगा। और देन इसमें अंडाशय घटना में नेक्स्ट फेज जा जाएगा क्या, ओव्यूलेटरी चरण। ओव्यूलेटरी चरण में क्या होगा, सिंपल अंडाणु निकलेगा 14वें दिन पर, याद रखिएगा इस तरह से 14वें दिन पर क्या होगा, अंडाणु निकल जाएगा। बस एक दिन का होता है अंडाणु निकलने का चरण, हो गया, निकल गया। उसके बाद स्रावी प्रवस्था और ल्यूटियल फेज एक साथ चलेगा। इसमें क्या होगा, सिक्रेटिव फेज और ल्यूटियल फेज में इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जब एक साथ बढ़ता है तो ये क्या करेगा, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, यानी कि एफएसएच और एलएच क्या होगा, कम मात्रा में निकलेगा। जब कम मात्रा में यानी कि निकलना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मासिक चक्र रुक जाएगा, फिर नेक्स्ट डे टाइम स्टार्ट होगा। आइए फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार। हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसमें किस तरह से हार्मोन रोल करता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं आतव चक्र। आतव चक्र का अलग अलग नाम देखिए क्या क्या है। आतव चक्र या इसी को मासिक धर्म कहते हैं, या माहवारी कहते हैं, या इसी को ऋतुस्राव, रजोधर्म या मासिक धर्म। इसको इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक। हम बोल रहे हैं कि इसमें दो टर्म लिखा गया, एक होता है रजोनदर्शन, एक होता है रजोनिवृत्ति। रजोनदर्शन मतलब सिंपल होता है मासिक चक्र शुरू हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, रजोनदर्शन। रजोदर्शन कह लेते हैं, मीनार कह लेते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म का शुरू हो जाना। एक होता है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, मासिक धर्म का रुक जाना, उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। लगभग 50 साल के बाद ये महिलाओं में रुक जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि जो मासिक चक्र है उसमें क्या क्या घटना होगा। दो घटना हो सकता है, या तो गर्भाशय में परिवर्तन होगा या तो अंडाशय में परिवर्तन होगा। तो गर्भाशय में जो परिवर्तन होता है उसमें होता है ऋतुस्राव प्रवस्था यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज। समझ लीजिएगा, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल के कम हो जाने के कारण गर्भाशय का दीवार, कौन सा वाल, इंडोमेट्रियम का वाल टूटने लगेगा, जिससे ब्लीडिंग होगा। 1 से लेकर के 5 दिन तक ये जनरली होता है, हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, ये अवस्था और ये अवस्था साथ साथ चलेगा। ये परिचोदभा अवस्था यानी प्रोलिफेरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज साथ में चलेगा। इसमें क्या होगा,
जो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम था, यहाँ पर क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ईस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ना शुरू हो जाता है, ये जो गर्भाशय का दीवार टूटा था ये फिर से क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर सिर्फ ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा होता है तो ये जीएनआरएच को यानी कि एफएसएच को और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देगा। वहां से एफएसएच एलएच के प्रभाव से आपका पुटिका डेवलप करना शुरू हो जाएगा, यानी कि पुटिका विकसित होना शुरू हो जाएगा। पुटिका विकसित होकर के 13वें दिन पर सबसे अधिक मैच्योर पुटिका आपको नजर आएगा। और नेक्स्ट फेज क्या आ जाएगा, ओव्यूलेटिव फेज। ये 1 दिन का मात्र होता है, यानी कि अंडाणु निकल जाएगा, 14वें दिन पर निकल गया। उसके बाद ये सिक्रेटिव फेज और ल्यूटियल फेज एक साथ चलता है। जब ओवुलेशन हो जाता है तो ये जो ग्राफियन पुटिका होता है आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। और जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल एक साथ बढ़ेगा तो याद रखिएगा ये एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक देगा देन क्या होगा जी, जो आपका मासिक चक्र रुक जाएगा, फिर से नहीं होगा, फिर नेक्स्ट टाइम होगा। तो इस तरह से काम करता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल में। अभी हम आपको क्या बताएं, अगर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ल है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, जीएनआरएच को। कहने का मतलब क्या, एफएसएच एलएच यहाँ से निकलेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ल है तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा जीएनआरएच को, यानी कि एफएसएच और एलएच क्या होगा, रिलीज कम हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा आप लोग कोशिश करिए, जब हम पढ़ा दे आप लेक्चर देख लेने के बाद आप एनसीईआरटी जरूर जाके पढ़िए। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको अधिक और समझ आएगा। या आप ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ने चल जाएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो आप लेक्चर अटेंड करिएगा, उसके बाद आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हार्मोन किस तरह से आवर्त चक्र को कंट्रोल करता है। आवर्त चक्र पढ़ने के बाद हम लोग गेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर लगेगा, आपका मानव जनन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था नर जनन तंत्र, उसके बाद हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, लगभग 20 या 22-24 इस तरह से हम लोग क्वेश्चन किए थे। ठीक उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव खत्म करने के बाद हम लोग 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जनन स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। आइए आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जिसका इस बार एग्जाम आने वाला छठ के बाद से आप लोग भी तैयार हो जाइए। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज लाने जा रहे हैं जो क्लास 10th और 12th में है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, और आप क्वेश्चन जरूर लगाइए। जब हम पढ़ा देते हैं आपको, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया, आप उसका कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन बनाइए, उससे आपको और आइडिया जनरेट होगा। कुछ चीज़ अगर नहीं जान रहे तो आप जान जाइएगा आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बिजी रहिए, जितना बिजी रहना चाहते हैं बिजी रह लीजिए। पढ़ाई में बिजी रहिए, खेलिए धूपिए, बाहर जाइए, बस खुद को बिजी रखना। उससे आप क्या होगा, आप स्वस्थ रहिएगा, आपको फालतू काम करने का समय नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बिजी रहिए, यानी कि व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।